अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वो मेरे दादाजी हैं। बिन माँ के अपने दूध पीते बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए आनंद बाबू को न ही किसी के घर के शादी समारोह से मतलब था, न ही किसी के घर अंतिम संस्कार से या किसी के घर तीज त्योहार हो। वह अपने बेटे आकाश को छोड़कर एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी यही सोच थी कि आकाश ही उनके जीने का सहारा है। वह अपनी पत्नी बिमला जी से इतना अधिक प्यार करते थे कि उन दोनों के प्यार की निशानी अपने बेटे को सारे जहां की खुशियां देना चाहते थे। उन्होंने उसे बड़ी शिद्दत से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उनके लाड प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आकाश ने उस दिन तांडव किया। उस मंजर के बारे में सोच सोच कर उनका दिल दहल जाता था। जब तक वह छोटा था, एक मिनट के लिए भी अपने पिता की उंगली नहीं छोड़ता था। आनंद बाबू ने उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना खून पसीना एक कर दिया। वह जैसे ही बड़ा हुआ, कॉलेज की पढ़ाई करने शहर चला गया। अच्छा खासा क्या कमाने लगा कि अपनी मर्जी से अपनी शादी कर ली। फिर भी उन्होंने उसके फैसले का खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन आनंद बाबूजी कभी उसे फ़ोन लगाते तो वह झल्ला उठता। उस दिन तो उसने हद ही कर दी जब आनंद बाबू ने उसे फ़ोन करके बताया कि वह घर के बाथरूम में गिर गए हैं और उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए आकर उनका इलाज करवा दें। तो वह गुस्से से तमतमाया हुआ मोटरसाइकिल से उनके पास आया। आनंद बाबू घर के आंगन में बैठे थे। वह अपनी मोटरसाइकिल आंगन में ही ले आया। उसे काफ़ी गुस्सा तो था ही। उसने गाड़ी अपने पिता आनंद बाबू पर चढ़ाते हुए गुस्से से बोला, बुढ़े, तेरा काम तमाम ही कर देता हूँ। पूरी जिंदगी बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देता रहा, तुझे इतना भी नहीं पता कि बुढ़ापे में कैसा रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत दर्द है तो उसे सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। और अपनी बाइक को उनके ऊपर ऐसे चढ़ाया कि जैसे आज उनका काम तमाम कर ही देगा। उसने 4 से 5 बार उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जान से मार डालने की कोशिश की। बेचारे आनंद बाबू को इतनी चोट लगी थी, फिर भी जान बचाने के लिए उठकर इधर उधर भागे, वरना अगर एक ही जगह पर बैठे रहते तो उनका तो उस दिन काम तमाम होना तय था। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आनंद बाबू के साथ भी बस वही हुआ। वह जब भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला होता, तब उसकी गाड़ी ऐसे स्लिप होती थी कि वह खुद ही गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभल पाता। इसलिए फिर थक हार कर उसने अपनी जेब से 200 का नोट निकाल कर आनंद बाबू के मुंह पर मारा और अपनी गाड़ी से तुरंत वापस चला गया। आनंद बाबू ने उस 200 रुपये के नोट को उठा तो लिया, लेकिन अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोए। फिर भी अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि उसे बद्दुआ नहीं दे पाए। फिर अपनी पत्नी बिमला जी की फोटो के सामने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिए। यह घटना लगभग दोपहर के समय की थी, इसलिए आस पड़ोस वाले सभी अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। लेकिन आनंद बाबू दर्द से व्याकुल थे, इसलिए अपने मन को बहलाने के लिए बाहर बैठे थे। लेकिन उस घटना को आनंद बाबू के दोस्त माधव जी की बहू ने देखा था। उसने करीब 1 महीने बाद उस बात को अपने ससुर जी को बताई। अपने मित्र के बारे में ऐसी बात सुनकर माधव जी से रहा नहीं गया और वह अपने मित्र आनंद बाबू के पास गए और सारी घटना के बारे में पूछा। तो उन्होंने विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। तो माधव जी ने कहा, अभी मेरे सामने आकाश को फ़ोन करो, अगर वह कुछ भी नकुर करेगा तो मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूँगा। आनंद बाबू जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अपनी इकलौते बेटे को फ़ोन करके बोले, हेलो आकाश बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन ही उठाते नहीं। पिताजी आपसे कितनी बार कहा है कि आपके फ़ोन का जवाब देने की सिवाय मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। आकाश ने चिढ़कर कहा। तो आनंद बाबू बोले, बेटा वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? इस घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरे कमर और घुटने में दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब और सहन नहीं होता। बेटा तुम कुछ दिनों का समय निकाल कर मेरे पास आ जाओ
और मेरे घुटनों का और कमर का इलाज करवा दो। पिताजी, इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेटे की बात सुनकर आनंद बाबू हैरान रह गए और गुस्से से बोले, फालतू के काम? अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाना, बीमार पिता का इलाज करवाना, आज तुम्हें फालतू के काम लग रहे हैं। अपने दोस्तों के सामने आनंद बाबू को हिम्मत आ गई थी, इसलिए वह बोले जा रहे थे, आकाश, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एक छींक भी आती थी तो मैं गांव के सारे वैद्य इकट्ठे कर लेता था। तुम्हारी माँ नहीं थी तो मैं माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए तुम्हें भली भांत पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। वह पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना मकान भी बेच दिया, जिसे मैंने अपने खून की एक एक बूंद से सींचा था, और खुद किराए के मकान में रहा। आधे से ज़्यादा मेरी पेंशन केवल घर के किराए में ही चली जाती थी, परंतु आज तक मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की। बोलते बोलते आनंद बाबू हाँफने लगे। अपने पिता के मुंह से सब बातें सुनकर दौलत की चकाचौंध में डूबा आकाश अचानक ज्वालामुखी के लावे की तरह फट पड़ा और बोला, अगर आपने अपने बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। ठीक है, यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए ही हैं तो उन्हें चुकाने का समय आ गया है। आज तक जितना पैसा मुझ पर आपने लगाया है उतनी रकम मैं आज ही आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मेरा और आपका हिसाब क्लियर। ऐसा कहते हुए आकाश ने फोन पटक दिया। इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी और जहर से भी कड़वी बातें सुनकर आनंद बाबू का सिर चकराने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। आंखों से आंसू भी निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी द्वारा उसके अंतिम पलों में बोला गया एक वाक्य याद आया। सुनिए जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। यह वाक्य याद आते ही आनंद बाबू तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, नहीं बिमला, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो खुश रहना, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रहा हूँ। उनकी ऐसी तकलीफ भरी बातें उनके दोस्त भी सुन रहे थे। आनंद बाबू एक प्रतिष्ठित और अनुभवी शिक्षक रह चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जोड़ते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक शिक्षक होते हुए भी उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वह अपने शिष्यों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बना सकें। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद ही प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत आनंद बाबू पर भी लागू होती थी। वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। आनंद जी की धर्मपत्नी बिमला जी का निधन प्रसव के दौरान ही हो गया था। बेटे आकाश के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। गांव के समाज के लोगों ने उनके बेटे आकाश को अपशकुनी बताया, क्योंकि जन्म लेने के साथ ही वह अपनी मां को खा गया था। पत्नी के जाने का दुख तो आनंद बाबू को भी बहुत था, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नकारते हुए अपने बेटे का खुले दिल से स्वागत किया था। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने पुत्र आकाश को माँ की ममता और पिता की कर्तव्य परायणता के साथ पालन पोषण किया था। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी अपने बेटे के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर बड़े ही आराम से कर दिया करते थे। अपने हाथों से बने खाने का एक एक निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते थे। पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनाने तक सारे काम वह स्वयं ही किया करते थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन आनंद बाबू उनकी एक न सुनी, क्योंकि वह भली बात जानते थे कि उसकी
पत्नी उन्हें तो अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी, लेकिन उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने जीवन भर का अकेलापन भी स्वीकार कर लिया, परंतु आकाश को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आनंद बाबू के प्रयास से आकाश अपनी पढ़ाई में ऊंचे मुकाम हासिल करने लगा और अपने कस्बे का सबसे अव्वल दर्जे का छात्र बन गया। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आकाश ने 99% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। आनंद बाबू तो जैसे अपने जीवन की खुशी के पलों को समेट ही नहीं पा रहे थे। खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए आनंद बाबू ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और आकाश का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवाया। ढलती उम्र की निराशा और जीवन में गहरे सन्नाटे के बावजूद उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनका बेटा आकाश अपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ही आकाश की भेंट एक लड़की कंचन से हुई, जो उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला। उसके बाद आकाश ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही पिता को कंचन के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में उसे अच्छी सैलरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इस खुशी के साथ जब वह अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता हर बार की तरह उसके लिए पलके बिछाए बैठे थे। अब आकाश के दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, समर्पण और त्याग छोटे पड़ने लगे थे। लेकिन अभी कुछ बची संवेदनाएं थी जिन्हें अपने पिता के साथ में बांटना चाहता था और लगे हाथ ही उसने सोचा कि पिताजी को कंचन के बारे में बताने का उचित समय आ गया है। जैसे ही उसने अपने पिता को इस बारे में बताया तो उनके जीवन में तो मानो आनंद की हिलोरें ही पैदा हो गई। वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। 2 दिनों बाद आकाश ने अपने पिता को कंचन से मिलवाया। कंचन से मिलने के बाद आनंद बाबू उसके आचार विचार से बहुत प्रभावित हुए। उसका व्यवहार, बातचीत का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत ही हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी शहर में आकाश ने अपने पिताजी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदार की उपस्थिति में कंचन के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में ही मुंबई चला गया। लेकिन आकाश वहां जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में आनंद बाबू का अकेलापन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पहले तो आकाश हर तीसरे चौथे दिन फोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने पर भी उसके फोन की घंटी सुनने के लिए आनंद बाबू के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था। कंचन हर रोज शाम को आनंद बाबू को फोन लगाया करती थी और उनका हाल चाल जान लिया करती थी और अपनी बहू कंचन के मुंह से 2 प्यार भरे बोल सुनकर आनंद जी का अकेलापन कुछ कम हो जाता था। परंतु अपने बेटे के इस रूखे व्यवहार से परेशान हो जाते थे। वह भी अपने पति आकाश से इसी बात को लेकर झगड़ा किया करती थी कि अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि जन्म देने वाले अपने पिता के लिए भी उसके पास समय नहीं था। परंतु उस पर तो केवल पैसा कमाने का भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपने अध्यापक की नौकरी से तो आनंद बाबू रिटायर हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी और मकान तक वो अपने बेटे पर लगा चुके थे। घुटनों और कमर के दर्द और अकेलापन दिन बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था।
जिसके कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब आकाश ने दिया था, उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वह सोचने लगे कि आधुनिकता की दलदल में फंसता हुआ उनका मूर्ख बेटा यह जान ही नहीं पाया कि एहसान नहीं था, बल्कि उसके पिता का प्यार और अपनापन था। वह जानते थे कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी के बुद्धिजीवी मानसिकता ने उनके बेटे को का विवेक उनसे छीन लिया है। उनकी बहू कंचन उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान कंचन और आकाश के घर आनंद बाबू की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और आकाश का घर नन्हे मुन्ने की किलकारी से गूंज उठा। पोती होने की खबर सुनकर आनंद बाबू स्वयं को रोक नहीं पाए और अगले ही दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपनी पोती से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा आज उन्हें मिल गया हो। तभी तो कहा जाता है कि मूल धन से कई गुना प्यारा ब्याज होता है। अपने पोती को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि वक्त 30 साल पहले पीछे चला गया हो और उनका छोटा आकाश उनकी गोद में हो। नवजात के नामकरण का अधिकार कंचन ने आनंद बाबू को दिया और दादाजी ने उसका नाम करण करा। करण का मतलब रोशनी होता है। उसके आने से आनंद बाबू के जीवन में रोशनी आ गई थी। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब कंचन ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई साल बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की इस मुस्कान को फीकी नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपनी पोती से दूर कहीं नहीं जाने देगी। करीब 1 सप्ताह बाद अपनी बेटे के घर गुजारने के बाद जब आनंद बाबू ने वापस जाने का सोचा तो कंचन ने अपने पति आकाश से कहा, अजी एक बात कहूँ, काफ़ी समय बाद मैंने पिताजी को हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। अपनी पोती को पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मैं चाहती हूँ जी, उनका यह चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे। इसलिए आज से पिताजी भी हमारे साथ ही रहें तो कैसा रहेगा। कंचन ने यह बात इतनी विनम्रता और प्यार से कही कि आकाश के पास मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा। अब आनंद बाबू अपने बेटे के घर मुंबई में ही रहने लगे थे। अपनी पोती रोशनी का साथ पाकर उनकी जिंदगी तो मानो नए मायने मिल गए थे। नन्ही रोशनी को भी अपने दादाजी का साथ बहुत अच्छा लगता था। उनकी गोद में आकर उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। समय निकाल कर कंचन अपने ससुर जी को घुटने और कमर के बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनका अच्छे से इलाज करवाया, जिससे उनके घुटने और कमर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब वह सही ढंग से चलने फिरने लगे थे। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि आनंद बाबू को उनके घर में रहकर किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे रोशनी बड़ी हो रही थी, अपने दादाजी के प्रति उसका प्रेम और ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा था। लेकिन वहीं उनका बेटा आकाश धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। आनंद बाबू का जोर जोर से खांसना, घर के किसी काम में बोलना टोकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आकाश की काम की व्यस्तता और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिस कारण वह एक रात शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। आनंद बाबू को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उसे उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ अब शराब पीकर लौटना आकाश का हर रोज का काम बन गया था। अक्सर शराब के नशे में वह कंचन को भी गालियां देने लगा था।
आनंद बाबू ने चुप बैठना उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बैठाकर समझाने लगे। देखो बेटा आकाश, यह शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद ही कर दी, जब तुमने बहू को भी गालियाँ दी। तुम्हें शायद नहीं मालूम तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। हमारा पारिवारिक जीवन और अत्यधिक खराब होता जा रहा है। इससे पहले कि तुम संभल जाओ और नशे से दूर रहो। पिता ने यह सब बात बड़ी आत्मीयता और प्रेम से कही थी, लेकिन आकाश को लगा कि जैसे उसके पिता की बातें, उनकी चिंताएं केवल उसे ताना मारने, सताने और जताने के लिए हैं। न जाने क्यों अपने पिता के प्यार को पूरी तरह से भूल चुका था। अपने पिता द्वारा समझाए जाने पर एकाएक भड़क उठा और बोला, पिताजी, आप मेरी जिंदगी में कोई दखल ना दे तो अच्छा है। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने अपने जीवन पर कोई तरक्की नहीं की हो। यह मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, आपके हिसाब से नहीं। इसलिए अपनी नसीहत अपने पास रखिए। आकाश की इन बातों से आनंद बाबू की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वे अकेले रह पाते। उनकी बहू कंचन ने भी उनकी ओर देखा और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कंचन को भी महसूस हो चुका था कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना चूर हो गया है कि उसके सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। एक दिन के बाद उसके मित्र का फोन आया कि आज रात उसके घर पर पार्टी है, परंतु आकाश ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पर पार्टी करते ही नहीं थे, तुम्हारे पिताजी इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया, मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया हूँ, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन जीने ही नहीं देते। उनके जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात आकाश को बहुत पसंद आई, क्योंकि वह स्वयं भी अपने पिता की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहा था। अब उसने भी मन ही मन तय कर लिया था कि वह भी अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाएगा, लेकिन वृद्धाश्रम भेजने की बात का कंचन ने विरोध किया। उसने दलील दी कि रोशनी दादाजी के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और फिर पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, या उनके आराम करने के दिन हैं, इसलिए हम सबको उन्हें अपने पास ही रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आकाश ने उनकी एक ना सुनी और गुस्से में अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। उसने एक दादा को, उसकी पोती और बहू को अपने पिता तुल्य आश्रय से दूर कर दिया और आनंद बाबू को पहुंचा दिया मुंबई के उस वृद्धाश्रम में जहां वृद्ध लोगों का वहां आसरा था, जिसे इंसान ने ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मार कर बनाया था। जैसे आनंद बाबू वृद्धाश्रम में बने कमरे में जाकर बैठे तो अपने सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा था। शायद अपने बच्चों से सताए किसी बुजुर्ग ने लिख दिया होगा। उन्होंने गौर से देखा तो लिखा हुआ था, क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिन पर बैठकर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। उसे पढ़ते ही आनंद बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनकी सिसकियां उसी चार दीवारी में ही सिमट कर रह जाती। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि अब शायद यही उनकी किस्मत है। जिस समय आनंद बाबू वृद्धाश्रम गए थे उस समय रोशनी 8 साल की थी। अपने दादू के वृद्धाश्रम भेजे जाने पर वह बहुत उदास थी। रह रहकर उसके मन में अपने दादा के साथ बिताए गए मीठे पलों की याद उमड़ आती थी। उसे वह पल याद आते जब उसके दादाजी आंखों में आंसू लिए उसके घर की दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु वह उस समय विरोध करने की स्थिति में नहीं थी।
उधर आनंद बाबू अपने आप को ही बंद दीवारों के बीच में जीने का हौसला तो देते रहते, लेकिन इसी के साथ ही वह इसी चिंता में डूबे रहते कि न जाने वह जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठे हैं जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज रोशनी 16 साल की हो चुकी थी और साल की तरह कंचन अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी से मिलाने वृद्धाश्रम ले गई और वहां जाकर आनंद बाबू और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने रोशनी का जन्मदिन मनाया। आनंद बाबू और उनकी पोती रोशनी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोती से अलग होते ही आनंद बाबू के मन में फिर से असीमित सन्नाटा पसर जाता था। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी निराश लगने लगती थी, परंतु वह कर ही क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने खून से सींच कर लक्षित किया था, आज वही पौधा वृक्ष बनकर उनसे मुंह तोड़ मोड़ चुका था। इधर रोशनी ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी अब बहुत कमजोर पड़ चुके थे, इसलिए वह अंदर ही अंदर अपने दादाजी को देखभाल न कर पाने की गलानी से भर उठी थी। यह पुरानी कहावत है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देखते ही देखते समय का चक्र बदला और एक दिन रोशनी महज 18 साल की उम्र में बियर की बोतल चढ़ा नशे में चूर शाम को पार्टी से घर लौटी। अचानक इस घटना से आकाश के अंदर का पिता जाग उठा और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपनी बेटी रोशनी से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी उम्र नशे करने की है? तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने पिता के सामने खड़ी होने में? तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर कौन तुमसे शादी करेगा? अपने पिता की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होगा। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? गुस्से से आकाश ने पूछा। उसे अपने बेटी रोशनी से जवाब मिला, जिसे सुनकर आकाश का अंदर तक हिला कर रख दिया। रोशनी ने कहा, मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है, आप भी तो ऐसे ही जीते हो। क्या आपने कभी दादाजी की बात सुनी थी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? आकाश ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बेटी को जड़ दिया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि आज खुद की गलतियां ही उसके सामने उसे नीचा दिखा रही थी। अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस वृद्धाश्रम में उसके पिता मन मार कर जी रहे हैं, वही वृद्धाश्रम अब उसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वह भी अपने पिता के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपने पिता की जिन चीखों और सिसकियों को अपने नशे में चूर होकर हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसकी अपनी बेटी की हरकतें उसे वह सब याद दिला रही थीं। आज आकाश तिलमिला उठा था। उधर कंचन ने जब अपने पति को गुस्से में तिलमिलाता हुआ देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज बोया है तो आप आम की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कर्म आपने किए हैं, फल तो आपको वैसा ही मिलेगा। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर आकाश के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो केवल अपने पिता का प्यार। जिस पिता ने उस पर सपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस पिता को उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में वृद्धाश्रम की चारदीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। आज न ही वह अपनी पत्नी का रहा, न ही बेटी का और न ही पिता का। रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु आकाश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था और उसके साथ जो हुआ था, उसके बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। अगले दिन सुबह जब कंचन सोकर उठी तो वह देखकर हैरान थी कि आकाश नहा धोकर तैयार खड़ा था। उसने कंचन और अपनी बेटी रोशनी को भी तैयार होकर उसके साथ चढ़ने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद आकाश ने गाड़ी रोकी तो कंचन और रोशनी देखकर हैरान थी।
उनकी गाड़ी उस वृद्धाश्रम के सामने खड़ी थी जिसमें आनंद बाबू रह रहे थे। कंचन और रोशनी अभी गाड़ी से बाहर निकल नहीं पाए थे कि आकाश तेज कदमों से वृद्धाश्रम में चला गया। सामने देखा कि वृद्धजन लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में टहल रहे थे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून कब से सोख चुका था हो। चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा बिछा हुआ था। सिकुड़ी हुई हड्डियां मांस से बाहर निकल रही थी। अपने पिता के बारे में पूछने के लिए आकाश उनकी ओर गया। पास जाकर बोला, सुनिए जी, क्या आप जानते हैं आनंद बाबू कहाँ मिलेंगे? लेकिन जैसे उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो आकाश का शरीर कांप उठा। वह सन्न रह गया था क्योंकि वह बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि उसके पिता आनंद बाबू ही थे। पिता को इस हालत में देखते ही उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए तुरंत उनके पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है, एक बहुत बड़ा गुनाह जिसकी जितनी भी सज़ा मुझे दी जाए उतनी कम है। मैं जानता हूँ पिताजी कि मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित का एक मौका, केवल एक मौका दीजिए। पिताजी, मेरे कारण आपने उम्र भर जितना दुख सहा उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दीजिए पिताजी। मैं बाकी की ज़िंदगी आपके आशीर्वाद की ठंडी छाया में गुजारना चाहता हूँ। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। आनंद बाबू ने कांपते हाथों से उसे उठाया और भाव विभोर होकर उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ओर से आंसुओं की धारा अनवरत रूप से बहती जा रही थी। उधर यह मार्मिक दृश्य देखकर रोशनी रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ी और बोली, माँ, आपको दिल से सल्यूट। यदि आपने मुझे उस दिन दादाजी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का यह आइडिया ना दिया होता तो आज यह मुमकिन ना होता। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और सबसे अच्छी बेटी। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। दरअसल रोशनी कल शराब पीकर नहीं आई थी, बल्कि वह सारी घटना आकाश को सबक सिखाने के लिए कंचन और उसकी बेटी रोशनी की एक सोची समझी साजिश थी। इसके चलते आज आकाश रास्ते पर आ चुका था। बहू की कोशिशों के कारण ही आज एक बूढ़े पिता को वह सुकून और सम्मान मिल रहा था जिसके वह हकदार थे। कंचन ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से एक करके रख सकती है। आनंद बाबू अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि वह चाह कर भी उससे नाराज नहीं हो पाते थे, और कंचन बहू और अपनी पोती पर तो वह अपनी जान छिड़कते थे। इसलिए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने परिवार के पास खुशी खुशी चले गए। अपने बच्चों के पास जाकर आनंद बाबू फिर से तंदुरुस्त हो गए। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें सबका प्यार जो मिल रहा था। दोस्तों, कहा जाता है जैसी को तैसा। जब बेटी ने आकाश को सबक सिखाया तब उसकी आंखें खुली कि उसने जो अपने पिता के साथ किया वह बहुत गलत था, लेकिन फिर उसने अपनी गलती को सुधार और अपने पिता को खूब सेवा की। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, फिर कभी किसी रोशनी को अपने पिता को सबक सिखाने के लिए ऐसा रास्ता ना अपनाना पड़े। इसलिए सब अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।